हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं वैभव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवी क्लासेस पर। भाई आज ही हमारा क्लास 11 की केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ये वाली वीडियो जो अब मैं अपलोड करूंगा और इससे पहले वाली और उससे भी पहले वाली तीनों आपस में रिलेटेड है, तो इनको देखना मत भूलिएगा। कल से हम लोग टॉपिक से थोड़ा सा मतलब अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर का अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज आप ये वाली वीडियो, इससे पहले वाली और उससे भी पहले वाली, मतलब ये लगातार 3 वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर आपको इनमें से एक भी वीडियो को समझना है तो तीनों वीडियो देखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा जो सेंटेंस है अच्छे वाला, वो क्या है भाई? वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड का मतलब आप सभी जानते होंगे, पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में बताया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इस वाले में हमारा सेंटेंस क्या है? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब आप सभी जानते हो, कठिन कार्य करिए। कठिन कार्य, देखिए ये भी लाइन आम लाइन नहीं है, भले ही सेंटेंस 2 वर्ड का हो, भले ही केवल 2 वर्ड का सेंटेंस हो, लेकिन सेंटेंस आम नहीं है। कठिन कार्य करिए, इसके अंदर आपको ये कहा गया है, तो आपको जो आपका कार्य है उसको पूरे परिश्रम से करना चाहिए, उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि आप उसमें सक्सेस को प्राप्त कर सकें, आप उसमें सक्सेस को अचीव कर सकें, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि कैसे उसको मोज़ले ने बनाया था। पहले वाली वीडियो में मैंने उसका बेसिक आपको बता दिया था, आज उसको कंप्लीट कर लूंगा। तो देखिए सेंटेंस में आपको मतलब केवल टाइम पास के लिए नहीं बताता हूँ, सेंटेंस बताने का मतलब आपका मोटिवेशन इंक्रीज करना होता है बस, और कुछ नहीं। तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए पहले वाली वीडियो में हमने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था, जो उन्होंने सन 1871 में बनाई थी, लेकिन आज हम उनकी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक बार थोड़ा सा पहले वीडियो का रिवाइज करवा देता हूं मैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हमारा मोज़ले, ठीक है। और मोज़ले ने एक नई चीज की खोज कर दी थी जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं भाई? परमाणु क्रमांक। डिनोट करने का तरीका है जेड। क्या है डिनोट करने का तरीका? जेड है। तो लिखते कैसे हैं? कोई एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम ही ले लेते हैं, सोडियम का सिंबल Na है, आईयूपीएसी सिंबल। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। तो उसको हम लिखते कैसे हैं? तो देखिए उसको लिखने का तरीका होता है यहाँ पर साइड में नीचे की ओर, यहाँ पर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ऐसे ही कोई भी रैंडमली आप सिंबल मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का एक्स, और उसका एटॉमिक नंबर हम मान लीजिए जेड है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। ये तरीका होता है, आईयूपीएसी प्रतीक होता है ये एलिमेंट का, ठीक है। तो 1913 में मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी, उसको ऐसे लिखा जाता है। अब भाई मोज़ले ने क्या किया? मोज़ले ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें डिफेक्ट को चेक किया। मैंने आपको बताया भी थे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिफेक्ट थे, भले ही उसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हो, लेकिन डिफेक्ट भी उसमें बहुत सारे थे। तो मोज़ले ने क्या किया? परमाणु क्रमांक की खोज करने के बाद उन डिफेक्ट को पढ़ा, उन डिफेक्ट के बारे में और रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया था, रिसेट कर दिया। मतलब उसमें एलिमेंट को एक नए तरीके से व्यवस्थित किया। मतलब जो मेंडलीव का आवर्त नियम था, क्या था मेंडलीव का आवर्त नियम? मेंडलीव का आवर्त नियम था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस आवर्ती नियम को मोज़ले ने संशोधित करा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की थी, और परमाणु क्रमांक को मोज़ले ने क्या माना था? बिल्कुल मेन माना था, बिल्कुल फंडामेंटल माना था। किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। और उन्होंने इस आवर्त नियम में परिवर्तन किया और एक नया आवर्त नियम दिया। क्या? कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के, परमाणु संख्या के, किसके? जेड के, जेड के आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ना कि परमाणु भार के।
और ये वाला नियम सही भी है। मेंडलीफ वाला नियम भी सही था, लेकिन उससे काफी हद तक जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उन्होंने मेंडलीफ ने, वो गलत थी। लेकिन अब मोजले ने जब उस वाले नियम को करेक्ट किया, संशोधित किया, और वहां पर एक नया नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस नियम से जो पीरियोडिक टेबल बनी, इस नियम की सहायता से उन्होंने क्या किया, इस नए नियम की सहायता से उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में करेक्शन किया, और फिर जाकर आवर्त सारणी थोड़ी बहुत करेक्ट हो पाई। तो अब मैं आपको फिलहाल इतना बताया कि 1913 में मोजले आए। मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की, जेड की, और जेड को उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना था जेड को तत्वों के लिए बिल्कुल मेन, और मेंडलीव वाले आवर्त नियम ने संशोधन करा था। ठीक है, अब जो मोजले ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, वो आप लोगों को मैं यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ। उसके आधार पर ही मैं आपको उसकी सारी मतलब बातें बताऊंगा कि उसमें क्या क्या डिफरेंट था इस वाली आवर्त सारणी से। तो भाई सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसके बाद वो पीरियोडिक टेबल मैं आपको बताऊंगा। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। पहले वाला पॉइंट क्या है, देखिए उसमें जो ग्रुप थे, वो कितने थे, उसमें 9 ग्रुप थे, और जो उसमें पीरियड थे यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिनको मैं बोलता हूँ, वो कितने थे भाई, वो 7 थे। कितने थे भाई, 7 थे। देखिए जो मेंडलीव वाली पहली वाली पीरियोडिक टेबल थी, उसमें ग्रुप की संख्या 8 थी, पीरियड 7 ही थे, लेकिन मोजले ने जब उसको करेक्ट किया तो उसमें 9 ग्रुप हो गए थे। क्यों हो गए थे, देखिए उसमें आप देख रहे हो कि उसमें क्या होता है, उसमें वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा ग्रुप मिलेगा। जब मैं अभी आपको इमेज दिखाऊंगा तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा ग्रुप मिलेगा, नोवा ग्रुप। उस नोवे ग्रुप में आपको कुछ एलिमेंट्स रखे मिलेंगे इस टाइप के, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इस टाइप के एलिमेंट रखे मिलेंगे। देखिए इनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं भाई, नोबल गैस बोलते हैं, अकीरिया गैस बोलते हैं। जिस समय मेंडलीव ने 1871 में अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उस समय तक इन गैसों की खोज नहीं हुई थी, इन गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए मेंडलीव ने इन्हें अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं रखा था। लेकिन जब मोजले ने 1913 में जाकर के परमाणु क्रमांक की खोज करी, तो बहुत समय हो गया था, लगभग 1871, वो 30 साल, और ये 43, लगभग 43 साल के बाद मोजले ने जाकर के मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को करेक्ट किया था, 43 साल बाद। तो उस समय तक इन गैसों की खोज हो गई थी, और इनको मिला करके एक एक्स्ट्रा ग्रुप बना दिया गया जिसको कहा गया ग्रुप 9, और उस पीरियोडिक टेबल में 8वें ग्रुप के बाद एक और ग्रुप जोड़ दिया गया, इसलिए इसमें 9 ग्रुप हुए थे। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है कि उस पीरियोडिक टेबल में आपको 2 सीरीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको 2 सीरीज मिलेंगी, यानी 2 श्रेणी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 2 श्रेणी, एक तो पहली वाली और एक दूसरी वाली। तो जो पहली श्रेणी है वो आपको नीचे रखी मिलेगी। मान लीजिए पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल रखी हुई है, और इस पूरी पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको एक सीरीज मिलेगी, उसके नीचे आपको एक सीरीज, मतलब एक हॉरिजॉन्टली एक रो मिलेगी, और उसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टली रो मिलेगी। तो पहली रो को तो कहा गया लेंथेनाइड, दूसरी रो को कहा गया एक्टेनाइड। क्या कहा गया भाई, एक्टेनाइड। तो पहली वाली रो को कहा गया लेंथेनोइड, दूसरी रो को कहा गया एक्टेनोइड। तो ये 2 रो उसमें और जोड़ दी गई थी। क्यों, जबकि जो पहली वाली मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये 2 रो नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि इन रो वाले एलिमेंट जिस समय मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई 1871 में, उस समय ज्ञात ही नहीं थे। लेकिन 43 साल बाद लगभग मोजले के समय पर इन एलिमेंट की खोज हो चुकी थी कुछ कुछ, तो इसलिए लेंथेनोइड और एक्टेनोइड भी वहां पर ऐड कर दी गई थी। तो मोजले ने क्या किया था, एक तो ग्रुप 9 को वहां पर ऐड किया था, और एक 2 सीरीज लेंथेनोइड को और एक्टेनोइड को वहां पर ऐड किया था उस पीरियोडिक टेबल के नीचे। और थर्ड बात क्या है, थर्ड बात है बेस्ड ऑन जेड। तो बेस्ड ऑन जेड, ये तो सारी कहानी ही है। देखिए जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल परमाणु भार पर आधारित थी। मैंने आपको बताया था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव ने तत्वों को वहां पर रखा था। लेकिन जो मेंडलीव की मॉडर्न वाली थी जिसको मोजले ने बनाया था, तो मोजले वाली पीरियोडिक टेबल जेड पर, जेड जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर पर आधारित थी। किस पर आधारित थी भाई, वो एटॉमिक नंबर पर आधारित थी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टी हैं कि वहां पर ग्रुप 9 थे, जबकि मेनलीव की जो पहली वाली पीरियोडिक टेबल थी उसमें 8 ग्रुप थे, पीरियड साथ के साथ ही रहे, 2 सीरीज ऐड हो गई, लेंथेनोइड, एक्टेनोइड, और बेस्ड ऑन जेड। जबकि पहले वाली एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी, और ये वाली
एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। तो ये इस तरीके से मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। और यहाँ पर आप लोग इमेज में इसको देख भी सकते हो, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे दो रो को ऐड किया गया है। मैंने आपको बताया पहले वाली लेंथेनॉइड है, दूसरी वाली एक्टिनॉइड है। और यहाँ पर नोवा ग्रुप भी जुड़ा हुआ है जो अकीरिया गैसों का है, हीलियम नियोन वगैरह का है। और ये बाद में जोड़ा गया क्योंकि इन गैसों की खोज बाद में हुई थी। और ये वाली एटॉमिक नंबर पर बेस है, मतलब इसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में नहीं, परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखकर, इसलिए परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो ये इस पीरियोडिक टेबल की इमेज है। जबकि पहले वाली, अगर आप पहले वाली वीडियो में देखोगे तो इससे बहुत कुछ चेंज है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा इस पीरियोडिक टेबल को। तो भाई ये हमारी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। बस कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, कुछ डिफरेंस हैं जो मेंडलीव की मूल पीरियोडिक टेबल और ये जो मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल है इसमें थे। और इसको किसने बनाया था? मोज़े ने बनाया था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक और बात, जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो एलिमेंट की संख्या थी वो मॉडर्न जो मूल वाली पीरियोडिक टेबल थी पहले वाली, उससे बहुत ज्यादा थी। क्यों थी वो? इसलिए थी भाई क्योंकि उस समय तक मात्र 60 एलिमेंट ज्ञात थे जब पहले वाली पीरियोडिक टेबल बनी। लेकिन इस समय 1913 के आसपास एलिमेंट की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट कुछ ज्यादा थे। ठीक है, तो ये हमारी मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आज कंप्लीट होती है। इसके गुण दोष वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम केवल एक हिस्ट्री हमने देखी है पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट की, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो ये आज हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको चैप्टर में थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं। तो भाई अब तक हमने दो पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, एक तो मेंडलीव वाली और एक ये मोज़े वाली। इसको आप लोग मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी पीरियोडिक टेबल पर, दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी वाला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी ये कैसे बनी? देखिए यहाँ पर आप लोग एक इमेज देख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा रहा हूं मैं। इस इमेज में आप लोग देखिए, एक आपको नई पीरियोडिक टेबल दिखाई गई है जो मेंडलीव वाली दोनों पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये बिल्कुल मॉडर्न है, जो आज के समय पर हम पढ़ते हैं, जो आपको बुक्स में मिलेगी। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कि इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलते हैं, जैसा मैंने बोर्ड पर हेडिंग डाला हुआ है। अब इस पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया गया, मतलब उस दूसरी वाली के बाद इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको मैं आपको बताऊंगा। इसको हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी बोल देते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। तो देखिए, कुछ साइंटिस्ट के नाम बताता हूं मैं। एक तो रांग, एक वर्नर, रांग वर्नर बरी, रांग वर्नर बरी और बोर। ये चार साइंटिस्ट हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, रांग, वर्नर, बरी और बोर। इन चार साइंटिस्टों ने मिलकर जो मेंडलीव की सेकंड वाली पीरियोडिक टेबल थी, जिसमें मोज़े ने करेक्शन किया था, जो मोज़े वाली थी, मतलब एक तरीके से जो मैंने अभी आपको बताई है, अब उसमें भी इन्होंने मिलकर के क्या कर दिया? करेक्शन कर लिया, मतलब उसमें भी संशोधन कर दिया। नाम ध्यान रखिए, रांग, वर्नर, बरी और बोर। इन चार साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया? इन चार साइंटिस्ट ने मिलकर जो सेकंड वाली पीरियोडिक टेबल थी, जो अभी मैंने आपको पढ़ाई, यानी मेंडलीव की मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल, उसमें भी क्या कर दिया? उसमें भी इन्होंने करेक्शन कर दिया और एक नई वाली आवर्त सारणी बना दी, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। उसको क्या कहा गया? उसको दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा गया। और इनमें सबसे ज्यादा रोल किसका था, मतलब सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया किसने दिया? वो बोहर ने दिया। किसने दिया भाई? वो बोहर ने दिया। बोहर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था उस पीरियोडिक टेबल को अब बिल्कुल नया करने में। ये तीन भी उसके साथ थे, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान बोहर का ही है। तो इसलिए हम इसको बोहर की आवर्त सारणी भी बोल देते हैं। किसकी आवर्त सारणी बोल देते हैं भाई? बोहर की आवर्त सारणी बोल देते हैं। अब इस आवर्त सारणी में क्या किया गया? देखिए, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिलकर के जो मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, जो भी मैंने आपको पढ़ाई, उसको देखा और उसमें इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की।
क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा अच्छा है, इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी मिक्स इंग्लिश में, क्योंकि वो ज्यादा समझ में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर फोकस किया, जो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से। तो इन्होंने उसके बेस पर एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया। दोबारा सुनिए, इन्होंने उसके बेस पर एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया। देखिए एटॉमिक नंबर तो बेस किसने बना दिया था? मोजे ने बना दिया था, कि जो मेंडलीफ की सेकंड वाली पीरियोडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उस वाली पीरियोडिक टेबल में तत्वों की व्यवस्था का आधार क्या था? परमाणु क्रमांक था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके साथ साथ एक और आधार बनाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या किया? तत्वों को एक अलग प्रकार से व्यवस्थित किया और एक नई आवर्त सारणी बना दी, वो लंबे वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी सबसे नए वाली, इसको हम आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं, बोहर की आवर्त सारणी भी बोलते हैं। तो इस आवर्त सारणी में इन सब साइंटिस्टों का योगदान है, रांग, वर्नर, बरी, बोहर का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर फोकस किया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर फोकस करने के बाद इन्होंने एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर व्यवस्थित कर दिया, और ये लंबी वाली दीर्घाकार आवर्त सारणी बना दी। अब इस आवर्त सारणी में क्या है, देखिए जिस समय इन्होंने इस आवर्त सारणी को बनाया उस समय तक 100 से ऊपर एलिमेंट ज्ञात हो चुके थे। उस समय तक भाई कितने एलिमेंट ज्ञात हो चुके थे? उस समय तक 100 से ऊपर एलिमेंट ज्ञात हो चुके थे। यानी जिस समय ये वाली पीरियोडिक टेबल बनी उस समय जो एलिमेंट्स थे वो 100 से ऊपर ही थे ज्ञात। आज तो 118 है, लेकिन जिस समय बनी उस समय 100 एलिमेंट ज्ञात थे। और जो एलिमेंट ज्ञात नहीं, 100 से ऊपर एलिमेंट ज्ञात थे, और जो एलिमेंट ज्ञात नहीं थे उनके स्थान पर इन्होंने क्या किया, उनका भी एक इन्होंने प्रदर्शित करने का एक तरीका बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस आवर्त सारणी में क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि हमें इस आवर्त सारणी के बेस पर ही पूरे चैप्टर को पढ़ना है। वो तो एक तरीके से हिस्ट्री थी सारी। तो भाई देखिए यहाँ पर इस आवर्त सारणी में मैं आपको बता रहा हूं पहले आज इसकी थोड़ी सी रूपरेखा, फिर हम कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ इस तरीके से इसकी रूपरेखा है। और यहां पर इसमें एक ये रो हो गई और एक ये वाली रो हो गई। तो इस तरीके से ये आवर्त सारणी कुछ बनाई गई है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसी देखने को मिलेगी। तो देखिए इसमें जो टोटल, चलिए मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, इस पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है भाई? 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पूरी में 4 ब्लॉक हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये वाला जो पूरा कंपार्टमेंट है, ये पूरा कंपार्टमेंट ये होता है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक भाई? एस ब्लॉक। ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ये पूरा, ये वाला, ये है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ये है पी ब्लॉक। ये पूरा वाला कंपार्टमेंट पी ब्लॉक है। और अब ये जो पूरे नीचे 2 रो हैं, इन 2 रो को मिला करके क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। इस तरीके से तो ये पीरियोडिक टेबल का पूरा झंझट है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें ये वाला कंपार्टमेंट एस ब्लॉक है, ये वाला डी ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है, ये वाला एफ ब्लॉक है, पूरा का पूरा। ठीक है। अब इस वाली जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बता दिया पूरी की पूरी 4 ब्लॉक में डिवाइड है। और ग्रुप कितने हैं? ग्रुप भाई इसके अंदर 18 हैं। और पीरियड कितने हैं? पीरियड 7 है। कितने पीरियड है? तो पॉइंट्स लिखते चलिए। पहला, शॉर्ट में लिखवाऊंगा मैं, एग्जाम में आपको पूरी लाइन में लिखना है। 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। ये लाइन मैंने वैसे ही बनाई है। और देखिए किस तरीके से वो है, एस वाला, फिर डी वाला, फिर पी, फिर एफ, वो मैंने आपको बता दिया है अभी। सेकंड, जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं। ठीक है। और जो पीरियड है वो कितने हैं? वो इसके अंदर 7 है। ग्रुप 18 है और पीरियड कितने हैं भाई? पीरियड 7 है। तीसरा,
तीसरा पॉइंट, 4 ब्लॉक है एसपीडीएफ, जो ग्रुप कितने हैं वो 18 है, पीरियड कितने हैं वो 7 है। ठीक है, और इसके मैं आपको सारे नाम लिखवा देता हूं, इसे किस किस नामों से जाना जाता है। देखिए, इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी भी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी इसको बोलते हैं। और इसी को भाई हम बोहर की सारणी, इसको हम बोहर की सारणी भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम ऐसे लिख लीजिएगा, दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं और बोहर की आवर्त सारणी बोलते हैं। तो भाई दीर्घाकार आवर्त सारणी एक नाम है, आधुनिक आवर्त सारणी भी एक नाम है और बोहर की सारणी भी एक नाम है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चलिए 4th पॉइंट लिखते हैं अभी एक बार। तो 4th पॉइंट क्या है? इसको किस बेस पर बनाया गया है? किस बेस पर बनाया गया है? तो भाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस कॉन्फ़िगरेशन, प्लस कॉन्फ़िगरेशन, यानी परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है। एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ये बनी है पूरी की पूरी। और 5th पॉइंट क्या है इसका? देखिए, इनमें से एक एक पॉइंट को आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि इतने सेपरेट पॉइंट आपको बुक्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर भी चीजों को एक पैराग्राफ में आपको नॉर्मली एनसीईआरटी में समेट दिया जाएगा। इतने डिफरेंट एक एक पॉइंट को नंबर से आपको वहां पर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ से आप लोग एक एक पॉइंट को लिखते रहिए। तो एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये बनी है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड, को अलग अलग रखा गया है, तो ध्यान से रखिए इस पॉइंट को भी आप लोग, कि मेटल्स को यानी धातुओं को, नॉन मेटल्स को यानी अधातुओं को और मेटालॉइड को यानी उपधातुओं को अलग अलग रखा गया है। मतलब ये नहीं कि बस एक जगह घास सा भर दिया, मेटल्स को भी, नॉन मेटल को भी, मेटालॉइड को भी एक तरीके से सेपरेशन किया गया है, उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स, नॉन मेटल और मेटालॉइड को अलग अलग रखा गया है। तो आज के ये हमारे इसके 5 पॉइंट हो गए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बेसिकली इसके लगभग 5 या 6 पॉइंट और हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, अभी हम ये पॉइंट के जरिए इससे परिचित हो रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 5 या 6 पॉइंट और होंगे, वो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में, और जो इसके डिफेक्ट्स हैं वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। फिर हम इस पीरियोडिक टेबल के आधार पर जो चैप्टर है, जो असली चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनता है जितना अब तक मैंने पढ़ाया, लेकिन जहां से आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में, फिर वो चीज हम स्टार्ट करेंगे। वहां पर फिर हम, वहां से डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं, उसके बेस पर क्वेश्चन बनाकर भी आपसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपका फिर टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा ये इन 5-6 पॉइंट्स के बाद। और इसके जो डिफेक्ट्स यानी जो लिमिटेशंस हैं कुछ इसकी भी हैं, उनको बताने के बाद। और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप उसको चैनल के नीचे कमेंट में लिख सकते हो। जिस भी वीडियो से रिलेटेड आपको डाउट है आप उसको वीडियो के नीचे लिख सकते हो, उसका समाधान मैं आपका कमेंट के जरिए या फिर वीडियो के जरिए कर दूंगा। धन्यवाद।